नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा चौहान ज्योतिष पुंज के पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसे कि हर बार हमारी कोशिश होती है कि आपके सामने ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स लेके जाएं जो ऑथेंटिसिटी के साथ ज्योतिष के बारे में आपको बताएं और किस तरीके से ज्योतिष हमारी जिंदगी पे असर डालता है, वो सारी गुत्थियां सुलझाएं। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स लेके आ रही हूँ जिनसे हम जानेंगे कि ज्योतिष में क्या क्या चीजें हैं और कैसे ज्योतिष हमारे मनुष्य के जीवन पर असर डालती है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं स्वागत करती हूँ आचार्य प्रवीण महेंद्र जी का अपने इस पॉडकास्ट में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष पुंज के पॉडकास्ट में। और जैसा कि सर आप ज्योतिष आचार्य हैं और आपका नाम भी मैंने काफी सुना हुआ है, तो आज का ये पॉडकास्ट इन्हीं चीजों पर आधारित होगा। पहले मैं ज्योतिष के बारे में जानना चाहती हूँ और एस्ट्रोलॉजी के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले एज एन एस्ट्रोलॉजर की अगर मैं बात करूं, आप एक एस्ट्रोलॉजर है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। आपका काफी इसमें काफी सालों से आप इसमें कर रहे हैं और थोड़ा सा मैं आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए वो कहाँ से वो प्रेरणा मिली आपको और कहाँ से आपने अपनी जर्नी। जी, धन्यवाद पूजा जी। सबसे पहले मैं ज्योतिष पुंज के दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ और आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और अश्विनी गौतम जी जो चेयरमैन है ज्योतिष पुंज के, उन्होंने भी मुझे इनवाइट किया यहाँ पे पॉडकास्ट के लिए। मैं आपका और अश्विनी गौतम जी का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। अब आते हैं हम लोग अपनी जर्नी पे, एस्ट्रोलॉजर कैसे बना मैं। तो पूजा जी, आई वॉज इन ए गवर्नमेंट जॉब earlier and I was holding class 1 post in the central government. Oh great. तो उसके बाद में एक हॉबी थी कि भाई ये इस लाइन में भी अलग अलग डिफरेंट एजुकेशन हासिल की जाए। तो पंजाबी फैमिली को बिलोंग करता हूँ, कोई पीछे हमारे वो नहीं कि घराना कोई ऐसा था जो एस्ट्रोलॉजर रहे हों। तो गवर्नमेंट जॉब में होते हुए, और आपको पता क्लास 1 ऑफिसर हो तो ड्यूटी भी बड़ी अच्छी रहती है, पर फिर भी भारतीय विद्या भवन में जाके और सैटरडे संडे क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे 2 साल का ज्योतिषाचार्य का कोर्स किया। उसके बाद में एक हॉबी हुई और फिर कुंडलियां वुंडलियां देखनी शुरू करी। इसके साथ में और हॉबी हुई तो एमडी करी मैंने, डॉक्टरेट अल्टरनेटिव मेडिसिन में। ओके। और साथ साथ दौलतराम हॉस्पिटल करोल बाग में होता था, तो वहाँ पे भी पेशेंट को देखा करते थे। तो ये फिर एक्यूप्रेशर का कोर्स किया, नेचुरोपैथी का कोर्स किया, तो डिफरेंट लाइन में कोशिश करते रहे। लेकिन जब ये लाइन में आए हम लोग, और राव साहब हमारे टीचर होते थे भारतीय विद्या भवन में, तो इसके बाद में हमें पता चला ज्योतिष में आने के बाद में कि ब्रह्मा ने जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन उसकी तकदीर लिख दी होती है, सारी की सारी। मतलब कुंडली में वो ग्रहों का ही खेल है, और जो जोडियक में आसमान में जो ग्रह घूम रहे हैं उनका एकदम इफेक्ट हमारी पूरी जिंदगी के ऊपर आ जाता है। तो वो देखा, और उसके बाद में फिर ये लाइन के बाद में दूसरी लाइन में नहीं गए, और रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने ये प्रोफेशन ही बना दिया कि लोगों को शिक्षा देनी है और लोगों की हॉरोस्कोप वगैरह देखनी। सर बिल्कुल, मेरा भी ऐसा ही मानना है कि ज्योतिष में एक बार अगर कोई एक बार आ जाता है तो कहीं ना कहीं ये वन वे है। आप एक बार अगर ज्योतिष में आ गए और आपने सीखना शुरू कर दिया, जितना आप सीखते जाएंगे आपको लगेगा आपने उतना ही कम सीखा है। क्या ये बात सच है? बिल्कुल, ये 100% सच है। मतलब ज्योतिष तो एक पूरा समुद्र है, गहरा समुद्र है। आप इसमें जितनी भी पुस्तकें पुराने जो शास्त्र है हमारे पढ़ते रहे रोजाना, अभी भी शाम को भी मेरे को शायद 20 साल हो गए इस लाइन में आते हुए, लेकिन अभी भी हम लोग, मैं और मेरी वाइफ भी ज्योतिषाचार्य है, तो एक प्रेरणा उनसे भी हुई कि हम दोनों ने ज्योतिषाचार्य का भारतीय विद्या भवन से इकट्ठा कोर्स किया। ये तो कपल गोल में आप लोगों ने ज्योतिष सीख लिया, दोनों ने मिलकर साथ में। जी, उसके बाद में फिर हम आगे एजुकेशन को इम्पार्ट करते रहे, और ये बिल्कुल सही है कि ये जो कुंडली का जो है वो 16% जीवनी सत्य होती है। और जैसा कि आपने बताया कि आपने ज्योतिष भी सीखा, आपने एक्यूप्रेशर भी सीखा और नेचुरोपैथी में भी आपने डॉक्टरेट किया हुआ है जी। तो जब आप पेशेंट्स वगैरह देख रहे थे, मेनवेल आप एस्ट्रोलॉजी भी सीख रहे थे, तो कहीं ना कहीं से आपको कनेक्शन तो महसूस होता ही होगा कि ये इतना बीमार है, क्योंकि ज्योतिष एक मेडिकल साइंस। वो दरअसल ये जो कोर्स किया मैं अल्टरनेटिव मेडिसिन का, दैट वाज प्रायर टू एस्ट्रोलॉजी। वो पहले कर लिया था, तो तब नहीं था हमारे पास मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं था। लेकिन उसके बाद जब इस लाइन में हम आए एस्ट्रोलॉजी के, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का भी होगा,
तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का पता चला कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, ये अब जैसे कैंसर का मरीज कोई होता है तो उसको पहली स्टेज पे अगर शुरू में पता चल जाता है तो उसकी जान बच जाती है, बच सकती है। और अगर वो स्टेज ऊपर की स्टेज में चला जाता है तो वो उसकी जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में हम लोगों को पहले ही पता चल जाता है कि इसका ये जो बच्चा है या ये आदमी है, जातक है, वो कैंसर का योग लेकर आया हुआ है। तो उसको हम देख के बता सकते हैं कि भाई तेरी कुंडली में कैंसर का योग है तो तू सावधान हो जा। तो ये एक साइंस, बहुत अच्छी साइंस है, जो डॉक्टर लोग उस समय जब जातक जाता है तब बताते हैं कि भाई तेरे को ये बीमारी हो गई और ये स्टेज आ गई है। लेकिन अगर वो ज्योतिषी के पास पहले चला जाता है तो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसको पहले योग बता देती है कि तेरे को डायबिटीज का योग है, तेरे को पैरालिटिक होने के चांसेस है, तेरे को हार्ट अटैक होने के चांसेस है। तो ये चीज हम बता सकते हैं उसको, कोई भी अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। क्या बात है, वो बिल्कुल सही आपने कहा, कोई भी अच्छा ज्योतिषी बता सकता है, क्योंकि ज्योतिष तो बहुत है और लोग सवाल लेके जाते भी हैं उनके पास, लेकिन उनको उनके सवालों के सही जवाब नहीं मिलते। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कम्युनिकेशन गैप कहे या अंडरस्टैंडिंग की बात कहे, ज्योतिष और क्लाइंट दोनों के बीच में वो एक गैप है कि ज्योतिष को लगता है कि क्लाइंट आया है, क्योंकि उसका भी बिजनेस है, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजर के लिए भी कमाना और प्रैक्टिकल चीजें वो उसका बिजनेस है, उसको चाहिए। और बट क्लाइंट को क्लैरिटी नहीं होती है कि उसको ऐसा लगता है ज्योतिष के पास हम गए तो अब पैदा होने से लेके मरने तक अब ये हमको सब बता देंगे जी आप। तो कहीं ना कहीं ज्योतिष को उनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं और अकॉर्डिंगली उनको उस तरीके का उतना उनको वो रिस्पेक्ट कहे या कहें कि वो ऑर्डर उनको नहीं दिया जाता। उसका कारण ये है पूजा जी कि ज्योतिष के फील्ड में भी कुछ अच्छे विद्वान हैं और कुछ हमारे समाज में कुछ ऐसे ज्योतिषी भी बन के आ गए हैं जो परिपक्व नहीं है इस लाइन के। तो वो अधूरा ज्ञान होता है उनके पास में। अगर वो क्लाइंट उनके पास में चला जाता है और वो कोई सुझाव दे देते हैं और कोई उपाय बता देते हैं और फिर वो पूरा होता नहीं है तो उनका भरोसा टूटता है वहाँ पे जाकर। तो मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग ऐसे ही लोगों के पास जाते हैं, इसीलिए ज्योतिष के ऊपर कहा जाता है कि ज्योतिष विषय एक ऐसा विषय है जो बहुत ज्यादा सम्मानित भी है जी और बहुत ज्यादा विवादों में भी रहता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये उसी का कारण है। उसी का कारण है क्योंकि कुछ विद्वान अच्छे हैं बड़े और जो बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। जो ब्रह्मा का लिखा हुआ है उसको पढ़। हमारे ज्योतिषी का काम क्या होता है, जो ब्रह्मा ने पहले दिन जब बच्चा पैदा हुआ उसकी कुंडली बन गई, उसकी तकदीर पूरी लिखी गई, तो जो अच्छा विद्वान ज्योतिषी होगा वो उसको पढ़ लेगा। और जो थोड़ा सा परिपक्व नहीं है तो वो उसको पढ़ नहीं पाएगा, वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ बोलेगा। कुछ भी उसको चाहिए, उसको तो उस टाइम पे बस वो काम खत्म करके क्लाइंट को सेटिस्फाई करना है और पैसा लेना, बस दैट्स इट। तो इसलिए पैसे का लेन देन हो जाता है और जब बात आती है कुंडली की तो वो बात वहीं की वहीं रह जाती है। ट्रू। इस चर्चा का विषय को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और हम भी इस विषय पे चर्चा करते हैं। अब कुंडली पर आते हैं, एस्ट्रोलॉजी पर आते हैं। जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा सबके मन में एक डर होता है कि हर इंसान की लाइफ में 7.5 आती है। तो कुंडली में, ज्योतिष में 7.5 का क्या प्रभाव जातकों पे पड़ता है और 7.5 क्या सिर्फ प्रॉब्लम से लेके आती है या लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग्स भी लेके आती है, और एग्जैक्टली 7.5 है क्या, इससे इतना डरा क्यों जाता है? तो आज थोड़ा सा वो एक्सप्लेन करिए आप हमारे दर्शकों को, क्योंकि सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं कि 7.5 आखिर है क्या, और अगर 7.5 में जातक की जिंदगी में क्या क्या कठिनाइयां आती हैं या उनको क्या उनसे बेनिफिट भी मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं डायरेक्टली कि 7.5 एग्जैक्टली है क्या। ये आपने बिल्कुल सही कहा पूजा जी कि ज्यादातर लोग 7.5 का नाम सुनते ही घबरा जाते हैं। बिल्कुल। तो होता है कि 7.5 शुरू हो गई और अब पता नहीं अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ, और टाइम भी 7.5 साल। 7.5 का मतलब 7.5 साल, तो ये बड़ा पीरियड है, तो उसमें क्या होगा, घबरा जाते हैं। बिल्कुल। 7.5 को मैं बताने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड में जाता हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी कुंडली बन जाती है उसी दिन। तो कुंडली होती क्या है? कुंडली है हमारे जो जोडियक में, आसमान में ग्रह घूम रहे हैं, और जब वो जब तक बच्चा पैदा होता है उस समय भी ग्रह घूम रहे थे। तो आसमान में
360 डिग्री का हम आसमान की गोलाई को अगर वो मान लेते हैं तो उसमें 12 राशियां अगर डिवाइड कर दो, आसमान को समझ लो 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और वो 360 डिग्री को अगर 12 में डिवाइड करें तो 30 डिग्री का एक राशि बन जाती है। मतलब 12 हिस्सों में बांट दिया हमने आसमान को देते हैं। हाँ। और वो 12 हिस्सों में बांटने पे उनका एक एक नाम रख दिया, वो राशियां कहलाती हैं। 12 नाम हो गए, जैसे मेष से लेके मीन तक 30 डिग्री के। अब ये जो हमारे प्लैनेट्स हैं, 7 तो प्लैनेट्स होते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है और 2 राहु केतु ऐसे होते हैं जो छाया ग्रह कहलाते हैं। तो जो 7 ग्रह हैं, जैसे सबको मालूम होगा, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। हाँ। तो इनकी फिजिकल एक्सटेंस, अब ये जोडियक में ये घूम रहे हैं। तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है उस दिन जहां जहां आसमान में जो जो ग्रह जिस जिस राशि में है उसका समझ लो हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, इम्प्रेशन ले लिया। और वही पैदा हुआ, हाँ, वही उस दिन जहां जहां जो सूर्य है, जहां पे मंगल है, वो सारा उसकी इमेज ले ली और वही कुंडली बन जाती है। उसी को हम कुंडली बोलते हैं। तो जिस जिस राशि में जो ग्रह है वो हो गया। अब आते हैं हम शनि पे। बिल्कुल। तो कुछ ग्रह होते हैं जो बहुत तेज चलते हैं और कुछ ग्रह जो स्लो चलते हैं। इनकी अपनी अपनी गति होती है, कोई धीमी गति से चलता है, कोई फास्ट चलता है। तो जो शनि महाराज हैं, जो 7.5 के मालिक हैं, वो सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लेनेट है। सबसे धीरे चलने वाले हैं। धीरे मतलब इस कदर धीरे चलते हैं कि एक राशि 30 डिग्री पार करने में उनको 2.5 वर्ष लग जाते हैं। एक ही राशि में। तो जिसकी भी राशि होगी वो वहां पे शनि महाराज उसकी राशि में अगर वो आ गए तो वो 2.5 साल उसमें वो रहेंगे। हाँ। तो और चंद्रमा जो है वो सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है, जो 2.25 दिन में एक राशि पार कर जाता है। तो ये 2.25 दिन में पार कर जाते हैं और वो 2.5 साल एक राशि। तो अब 7.5 क्या है कि जब तक कि कोई भी राशि हो तो जब शनि गोचर में, एक तो बचपन का शनि हो गया जो हमने स्क्रीनशॉट में लेके उसको बिठा दिया, तो वो किसी न किसी राशि में आके शनि बैठ गए। अब आज की डेट में भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं आसमान में, तो शनि महाराज भी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं। जैसे आज की डेट में शनि जो है वो मीन राशि में चल रहे हैं। तो जब मीन राशि में है तो इसका मतलब ये हुआ कि मीन राशि वालों की 7.5 चल रही है। अच्छा। और मीन राशि से एक राशि पहले यानी कुंभ राशि, उनकी भी 7.5 चल रही है। और उसके आगे मीन राशि के आगे जो मेष राशि होगी उसकी भी 7.5 चल रही है। मतलब ये हुआ कि शनि जो है अगर वो मकर में है तो उससे आगे वाले की भी 7.5 चल रही होगी, मकर की भी चल रही होगी और उससे पीछे धनु की भी चल रही होगी। अब अगर मीन की पीछे एक राशि पीछे, एक आगे और एक जातक की जो अपनी है राशि। तो जब वो पीछे एंट्री करते हैं पीछे वाली राशि में, तो उस समय इस जातक की शुरू हो जाती है 7.5। तो 2.5 साल पिछली राशि में, उसके बाद में 2.5 साल उस राशि में जिसमें जातक की राशि है उसमें, और उससे आगे भी शनि चले जाते हैं। मतलब उसकी जातक की राशि को उन्होंने एक राशि पहले आके पकड़ लिया, उसके बाद में फिर 2.5 साल के बाद उसकी राशि में आ गए, फिर 5 साल पकड़ लिया, उसके बाद में उससे अगली राशि में भी चले गए, तब भी उसको छोड़ा नहीं। तो इस प्रकार 7.5 वो हो जाती है। अब आते हैं इसका असर क्या है। हाँ। क्योंकि जो लोग सब डरते हैं कि भाई ये चीज क्या है, ये बला क्या है 7.5। तो 7.5 बोला जाए तो जब शनि आपके घर में आ जाए, लगन घर में आ जाए, लगन में नहीं, राशि मतलब, हाँ मतलब जहाँ पे चंद्रमा है। हाँ जी। तो आपका शनि 60 हो जाता है और उसके 60 क्या ऐसा भी कुछ प्लेसिंग है किसी के साथ बैठ के शनि का ये बनाता है? नहीं, वो 7.5 हमारी राशि में आ गई या हमारे से पहले में आ गई, तो 7.5 ये शुरू हो गई हमारी। उसमें क्या है कि उसका असर क्या है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म की कुंडली में अगर आपका शनि अच्छा है तो अच्छा है या बुरा है वो उसका अलग तरीका है देखने का ग्रह। हाँ बिल्कुल। तो अगर वो उसकी जातक की कुंडली में बचपन में जो शनि था वो अच्छा था, मान लो उच्च राशि का है, सब राशि का है, मकर राशि का है, कुंभ राशि का है, अच्छी जगह बैठा हुआ है, केंद्र भावों में बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव जो 1, 5, 9 होते हैं उनमें बैठा हुआ है, तो उसको
उसका 1, 5 और ऊपर 9। भाव 1, 5, 9 मतलब लगन भाव, पंचम भाव और नवम नवम भाव, भाव। इसको हम 1, 5, 9 क्योंकि अपने शनि अगर नवम भाव 1, 9 और 5 में हो हाँ, तो तो उसका प्रभाव प्रकोप कम हाँ होता है। मतलब उसका अच्छा हो गया। और किन किन भावों का स्वामी होता है वो भी देखना होता है कि शनि किस भाव का। अब जैसे 6, 8, 12 भाव हमारे गंदे भाव गिने जाते हैं, उसको हम त्रिक भाव बोलते हैं। तो अगर शनि त्रिक भावों का ही स्वामी हो गया, अष्टम भाव का स्वामी है, अष्टमेश हो गया, तो ऐसे ग्रह जो मैलेफिक हो जाते हैं तो वो 7.5 में शनि फिर ज्यादा असर करता है। और अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छा है तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज जो है, जो मैं इम्पोर्टेंट चीज जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। कि 7.5, और ये हो सकता है कि ये सब ज्योतिषी ना बता पाते हों, और ये हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा है, और जो ज्योतिष के स्टूडेंट है अगर वो सुन रहे हैं तो वो उनके लिए भी अच्छा है कि 7.5 साल का पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। बहुत लंबा। तो 7.5 साल अगर शनि मान लो खराब है कुंडली में, ऊपर 7.5 साल अगर वो मारता रहेगा तो क्या 7.5 साल हमारे लिए बुरे हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो जातक तो खत्म हो जाएगा 7.5 साल ऊपर भाव से। तो शनि का असर कब होता है? वो ये है कि बचपन में जो कुंडली बनी थी हमारी, उसका चंद्रमा देखो कि चंद्रमा हमारा कितनी डिग्री पे था। मान लो किसी का चंद्रमा, जन्म का चंद्रमा 10 डिग्री और 15 मिनट, ये हमारा यूनिट होता है, डिग्री और मिनट। तो मान लिया उसका चंद्रमा 10 डिग्री पे और 15 मिनट पे था जब वो पैदा हुआ था। तो शनि अब उसकी राशि में जब गोचर में आ रहा है 7.5 में, तो उस चंद्रमा के ऊपर से जब निकलेगा तो उसी डिग्री में जब आएगा 10 डिग्री 15 मिनट, तो वो इफेक्ट करेगा, तब इवेंट होगी, तब इवेंट होगा। ओके। तब इवेंट होगी, और वो अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। अब मान लो किसी का शनि खराब है, हाँ। और उसकी 7.5, अब 7.5 30 साल बाद आ सकती है, क्योंकि ये शनि का 2.5 साल एक राशि में रहता है, और पूरी जो राशियां 12 जो पार करता है वो 30 इयर्स लगाते हैं, मतलब 30 साल में फिर आएगा आपके पास में। 7.5 30 साल बाद आती है। तो जिंदगी में 2 7.5 या 3 7.5 यही आएंगे। तो अगर मान लो कोई बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, उसको 7.5 आ जाती है उस समय, और शनि खराब है, तो क्या करेगा? एजुकेशन में ब्रेक आएगी, पढ़ाई खराब कर देगा उस समय जब 7.5 आती है। यही 7.5 जब जवानी में आ जाती है, मान लो 30 साल का है, 25 साल का है, तो उस समय क्या कर देगा? उसकी जॉब में परेशानी आ जाएगी, परेशानी कर देगा बॉस के साथ। मतलब जिस भी उम्र में आप हैं, और उस उम्र में अगर 7.5 आती है तो उस उम्र में जो भी आप कर रहे हैं उन कामों में कहीं ना कहीं आप समस्याएं देखेंगे। इसी प्रकार अगर बुढ़ापे में आ जाती है, 40-50 से बाद में आपको आती है, आप बीमार हो सकते हो, आप कोई बुजुर्ग आदमी की डेथ हो सकती है, कुछ ना कुछ परेशानियां आ ही जाती हैं। इससे जुड़ी समस्याएं उस समय पे जो भी हो आपकी उम्र है उससे जुड़ी समस्याएं आपके पास आ ही जाती है। बिल्कुल। तो ये तो बात रही शनि की और 7.5 की। जैसे कि आप सबने देखा कि शनि अगर आपकी कुंडली में कहाँ पे प्लेस है आप जानते हैं, और चंद्रमा कहाँ प्लेस है, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप जान सकते हैं कि 7.5 में कब आपकी लाइफ में वो इवेंट होने वाला है जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं, या फिर आपके लिए बहुत अच्छा भी वो लेकर आ सकता है। और शनि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते हैं, हमारा ऐसा मानना है। शनि सिर्फ जजमेंट देते हैं। आपने जो भी किया होगा, सफर थोड़ा कठिन जरूर बनाते हैं आपको, लेकिन समस्याएं आपकी खुद की बनाई हुई होती है। और शनि हमेशा जजमेंट देते हैं, तो जैसा ही कर्म आपने इनपुट दिया होगा तो आपको रिजल्ट भी वैसे ही मिलेंगे। शनि की 7.5 बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शनि न्याय के देवता है। बिल्कुल। और ये अगर बुरा भी करते हैं तो जाते जाते लास्ट फेज में ये कुछ ना कुछ जातक को दे के ही जाते हैं, जो भाई परेशान हो गया। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि शनि क्योंकि शनि की 7.5 मेरे जीवन में भी आई, आपके जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में 7.5 नहीं आई है, और सबकी लाइफ में अलग अलग रिजल्ट्स आए हैं। बिल्कुल। और कोई प्लैनेट खराब नहीं होता है, जैसा कि आपने सुना, अभी हमने शनि की 7.5 के बारे में सुना, और लोग खामखा इतना भ्रमित होते हैं। सर आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इसको कि शनि की 7.5 है क्या और किस तरीके से ये इफेक्ट डालेगी। और ऐसा नहीं है कि 7.5 साल तक है तो 7.5 साल आपके खत्म। लोग यही सोचते हैं कि 7.5 साल का अगर शनि का पीरियड है और इसमें अगर स्ट्रगल है
तो इतने दिन में तो इंसान का तो बोरिया बिस्तर हो जाएगा। ऊपर का टिकट कट जाएगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसा आपने देखा कि वो उसमें चंद्रमा का आपका प्लेसिंग देखा जाएगा, उसका डिग्री देखा जाएगा, और फिर शनि कब ट्रांजिट करते हैं उसमें, कब उस में आते हैं, हाँ जी। और तो वो बहुत सारी चीजें देखी जाती है। ओवरऑल आप अच्छे कर्मा करते रहिए तो शनि से आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और सर नेक्स्ट सवाल लेते हैं, एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड सवाल आज होंगे हमारे पास। मेडिकल की बात करें अगर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में अगर हम बात करें कि कुंडली देख के हम किसी कब इंसान के साथ क्या क्या होने वाला है उसके इवेंट्स प्रेडिक्ट करते हैं, तो पूरी लाइफ में शादी, नौकरी, माता पिता, संबंध और बीमारियां, ये इंसान के जीवन में ये सारी चीजें उपलब्ध विद्यमान रहती है। जब मेडिकल की बात करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करता है जातकों को, अगर पहले ही हमें पता चल जाए कि हमारी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं जो कि आने वाले टाइम में क्रॉनिकल डिजीज हमें हो सकती है, या पर्टिकुलरली हमें इस से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, हम पहले ही सावधानी बरत लेंगे। तो मेडिकली अगर हम एस्ट्रोलॉजी को देखें, वो कैसे देखी जाती है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न किया पूजा जी आपने। जैसे मैंने पहले बताया कि डॉक्टर के पास जाते हैं, उस समय वो डायग्नोसिस करते हैं और फिर वो कह देते हैं कि ये डिसीज़ आपको हो गई है और इसका ये उपचार है। तो वो डॉक्टर लोग तब बताते हैं जब आपको डिसीज़ हो चुकी है। होती है। और अगर आप किसी विद्वान ज्योतिषी के पास चले जाते हैं और वो अगर आपको डिसीज़ हुई भी नहीं है, और लेकिन अगर वो जब तक योग लेके आया है उस डिसीज़ का, तो ग्रहों के युतियों के हिसाब से या ग्रहों के योग के हिसाब से वो ज्योतिषी बता सकता है कि आपको ये बीमारी होने के चांसेस हैं। और नॉट ओनली दिस कि बीमारी होने के चांसेस हैं, बल्कि ये भी बता सकता है कि किस-किस दशा में क्या ये क्या हो सकता है? आपको होने के चांसेस पूरे हो जाएँगे। अच्छा, मतलब ये हाँ, ये भी दशा भी ये आएगी और ये योग है और इस दशा में आपको ये बीमारी होगी, हो सकती है, संभावना हो जाती है। तो उसका फ़ायदा ये हो जाता है उसको, जातक को, जब उसको पता चल जाता है कि मेरे को ये है, तो छोटी बीमारी के भी योग हैं और बड़ी क्रोनिक बीमारी के भी योग हैं उसमें। अब मान लो कैंसर का है, तो कैंसर की बीमारी ऐसी खतरनाक बीमारी होती है, उसमें शुरू में अगर पता चल जाता है तो फिर तो ठीक है, वो जातक बच सकता है। लेकिन अगर वो स्टेजेस पार कर जाते हैं शुरू की और लास्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वो उसको बचाना भी डॉक्टरों के पास मुश्किल हो जाता है। यही अगर हम देखें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, अब क्रोनिक डिसीज को अष्टम भाव में अगर देखें तो मंगल बैठा हुआ है, मंगल के साथ में ये जो कैंसर का रोग है, इसमें जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं हमारे, राहु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, तो ये खेल खेलते हैं इसमें कैंसर के इसमें। बीमारी में। प्लस एक जुपिटर जो है, गुरु जिसको बोलते हैं बृहस्पति, वो उसकी टेंडेंसी क्या होती है जुपिटर की कि वो हर चीज को फैला देता है। तो जिस भाव में बैठता है उस भाव के जो कारक तत्व होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको वो फैला देता है। कहते हैं कि हर चीज को फैला देता है। बढ़ा देता है या फैला फैला देता है? देता है, फैला देता है, means बढ़ा देता है, समझ लो, Okay. बढ़ा देता है। जैसे extension कर देता कहते हैं कि जो गुरु है, जिसका गुरु खराब होता है कुंडली में, तो उसको मोटापा हो जाता है, मतलब वो मोटा हो जाता है मैंने जाता है। सुना है, अच्छा, अच्छे में नहीं होता, अच्छे खराब में नहीं होगा, खराब में, अगर Okay. मेलेफिक इफेक्ट है। मेलेफिक इफेक्ट। हाँ, अगर वो खराब है कुंडली में, ओ, अशुभ हाँ, है, हाँ, तो वो अशुभता करेगा भाई। अगर वो ठीक है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। दिक्कत ही नहीं है। अगर खराब है तो वो मोटापा भी कर देगा, डायबिटीज भी दे देगा और लीवर की प्रॉब्लम भी कर देगा। तो एक गुरु का भी, बृहस्पति का भी हाथ इसमें होता है, क्योंकि ये क्या है, ये केकड़ा है, कैंसर जो है उसको केकड़ा कहते हैं। उसकी शक्ल भी किले की केकड़े जैसी होती है। और राशि हो, कैंसर राशि हो, 4 नंबर की राशि हो और गुरु इन्वॉल्व हो जाए, जो बृहस्पति, और मेलेफिक प्लैनेट्स राहु, शनि और मंगल, ये इन्वॉल्व हो जाए, और भाव भी आपके गंदा हो जाए, कोई अष्टम भाव आ गया, छठा भाव आ गया, 12वां भाव आ गया, तो कैंसर होने के चांसेस हो जाते हैं। अब किसी का राहु, मंगल बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ है, लगन में आके बैठ गया, जो शरीर का भाव है, तो उसमें और गुरु की दृष्टि आ रही है या इनकी दृष्टि गुरु पे जा रही है, तो पीएसी जो बोलते हैं हम, जो संबंध इनका बन जाता है, तो उसमें चांसेस पूरे हो जाते हैं कि भाई ये कैंसर की बीमारी हो जाती है, हो सकती है। क्रोनिक डिसीज जो है, अब मान लो शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो
अष्टम भाव में ये आयु के कारक भी हैं। तो अष्टम भाव में किसी का भी शनि अगर बैठा होता है तो वो क्रोनिक डिसीज देगा ही देगा। अष्टम भाव में अष्टम भाव में अगर शनि बैठा है तो क्रोनिक डिसीज दे देगा। वो जातक को लंबी बीमारी को लंबी दवाई खाएगा ही। हाँ, लेकिन ये है कि वो उसको उम्र पूरी देगा। शनि अगर अष्टम भाव में बैठा है, आयु भाव है, तो वो आयु भी बढ़ा देगा, लेकिन वो दवाई भी खाता रहेगा साथ साथ दवाई खाता रहेगा। तो इस प्रकार अगर हम किसी की भी कुंडली में देखते हैं कि भाई शनि अष्टम भाव में बैठा है, तो हम उसको बोल देते हैं कि भाई अपना चेकअप करवाता रहे, ये ना हो कि तुझे लंबी तो किसी के भी तो कोई बीपी की दवाई सारी उम्र खाता है, तो कोई डायबिटीज का कोई तो लेता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं। तो अगर पहले सावधान कर दिया जाए। अब अष्टम भाव में अगर शनि और मंगल बैठ जाते हैं, ये दो, तो उसको जातक को पैरालिटिक अटैक हो सकता है। अष्टम भाव में अगर शनि और मंगल साथ में हो जाए तो वो पैरालिटिक अटैक का चांसेस हो सकते हैं। तो उसको हम सावधान कर देते हैं कि भाई ये मंगल और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं, तो सावधान हो जाइए। तो इस प्रकार अब होता क्या है कि जो भाव हैं उनमें भी हमें बॉडी पार्ट्स का हिसाब पता चल जाता है। जैसे नंबर 1 जो लगन भाव है, तो उसमें चेहरा जो है वो आता है। सेकंड भाव में अगर चले जाएं तो गर्दन, मुख वाला भाव, गर्दन वाला भाव आ जाता है। थर्ड हाउस में चले जाएं तो चेस्ट का अपर पार्ट आ जाता है। फोर्थ हाउस में चले जाएं तो चेस्ट आ गई, हार्ट आ गया। तो ये बीमारियां, अब चौथा भाव किसी का खराब हो गया मान लो, और उसका सूर्य भी खराब है, सूर्य हार्ट की बीमारी दे देता है, हड्डियों की बीमारी दे देता है। तो जिसका फोर्थ भाव मैलिफिक इफेक्ट में आ गया, या सूर्य तुला राशि या नीच राशि में बैठ गया, तो हम उसको सावधान कर सकते हैं कि भाई तेरी या तो हड्डियों की प्रॉब्लम आ जाएगी या हार्ट की बीमारी भी तेरे को आ सकती है। तो उसको ज्योतिषी जो है, अच्छा ज्योतिषी पहले ही वो सावधान कर देगा कि भाई अपना हार्ट की चेकअप आप करवाते रेगुलर कराते रहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं। और छठा भाव रोग स्थान होता है, तो उसकी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। इस प्रकार मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक दिशा दे देती है जातक को, तो सावधान कर देती है। पहले बात कर रहे थे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। आपने बताया कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में डॉक्टर के पास हम जाते हैं, तो डॉक्टर जब रोग हमें हो जाता है तब हमें बताता है। और आप अगर एस्ट्रोलॉजर के पास आप कुंडली अगर दिखाएं तो वो आपको पहले ही गाइडेंस दे देंगे कि आने वाले समय में इन बीमारियों की होने की संभावना आपके जीवन में लिखी हुई है। तो आप कहीं ना कहीं आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, यह बात बहुत अच्छी कही गई है कि दुर्घटना से सावधानी भली। तो दुर्घटना का इंतजार ना करिए और सावधानी लीजिए। अपनी लाइफ में एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर फॉर गाइडेंस जरूर हर किसी को रखना चाहिए। और अभी के टाइम पे हम लोग की कोशिश भी यही है कि हम बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर हम सिर्फ क्लासेस वगैरह के ऊपर नहीं हम लोग फोकस कर रहे हैं। हमारा फोकस है कि एस्ट्रोलॉजी लोग उसको सीरियसली ले, क्योंकि लोगों को जब प्रॉब्लम होती है तभी लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ भागते हैं। वरना उससे पहले सबका ये मानना है कि इससे क्या होता है, अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। यहाँ बैठे हैं, ऊपर से सूर्य बैठ के हमारे जीवन में कैसे घुस जाएगा, ऊपर वो बैठे हैं कैसे घुस जाएगा। कुछ ही लोग हैं ऐसे। खैर अब तो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और आप सबने जैसे आप सब सुन रहे हैं आचार्य जी को, और आप सबने देखा कि इनकी एजुकेशन, इनकी जॉब, क्लास 1 ऑफिसर रह चुके हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को ये लीड कर रहे हैं। और उसके बावजूद भी इनके अंदर एक जिज्ञासा जागी कि ये एस्ट्रोलॉजी सीखे। और जैसे कि मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी वन वे है और एस्ट्रोलॉजी में आए तो ये चलते चले गए और आज हमारे साथ बैठे हैं। और इनसे हम बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछने वाले हैं, जिससे आप सबकी जितनी भी कंफ्यूजन है वो जरूर दूर होगी। वैसे हम कुंडली में जब भी देखते हैं, ये सवाल है कि कुंडली में 12 हाउसेस बनाए गए हैं। एक यंत्र की तरह एक फिगर होती है, उसमें 12 हाउसेस हैं। इन भाव को किस तरीके से हम देखते हैं कि कुंडली तो दिख गया, लोग को पढ़ना नहीं आता। और एक लेमैन के सामने अगर कुंडली खुलेगी तो जस्ट क्योंकि हम पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। और किस तरीके से वो 12 भाव डिवाइड किए गए। जी, बड़ी अच्छी बात है। ये आजकल लोग भी खुद अपनी कुंडली को समझना चाहते हैं। ये आजकल एस्ट्रो से जो दूसरी चीजें जो आ गई हैं, कुंडली हो गया, प्रेशर लाइट हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि वो खुद उसको अंडरस्टैंड कर सकें। खासकर जो अष्टकूट मिलान वगैरह है वो खुद ही करते हैं, और फिर हमारे पास आके बोलते हैं हमारे जो छठ मिलान क्या है, ये जो गुण मिलान जिसको बोलते हैं, तो उसको अष्टकूट मिलान हम अपनी भाषा में बोलते हैं।
तो वो आ कर जाते लेते हैं तो वो कहते हैं कि 36 में से हमारे जी 25 गुण मिल गए तो हमारी शादी तो बहुत अच्छी जाने वाली है, क्योंकि 18 से ऊपर हो गए। हाँ, तो हम उनको कहते हैं कि बेटा ये अकेली चीज नहीं होती है, देखो गुण मिलान लेकिन चाहिए, बिल्कुल। बाकी चीजें भी देखनी होती हैं, ओवरऑल सिनेरियो देखना होता है। तो वो अच्छी बात है अगर हम भावों के बारे में भी जागरूक कर दें अपने इनको दर्शकों को, बिल्कुल, तो उनको भी पता चलेगा कि भाई हम पहले भाव से क्या देखते हैं और सेकंड हाउस से क्या जैसे देख सकते हैं। देख सकते हैं? तो जो कुंडली में 12 भाव, जैसे मैंने पहले बोला 12 भाव होते हैं, तो जो प्रथम भाव होता है वो लगन भाव, उसको हम बोलते हैं कुंडली का पहला भाव। जो सबसे ऊपर वाला भाव मिडिल में होता है उसको हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं। तो वो लगन भाव है, उसका मतलब ये है कि शरीर का भाव है। तो अगर शरीर की रचना देखनी है, जातक का चरित्र देखना है, उसका मुख देखना है कैसा रहेगा, तो वो हम फर्स्ट हाउस से देखते फर्स्ट हैं। हाउस से फर्स्ट हाउस बड़ा इंपॉर्टेंट है मतलब पूरा कहा शरीर जाए का। तो फर्स्ट हाउस आप हैं, हाँ, वो आप हैं, एक आप ही का मिरर है। बिल्कुल लगन भाव है आप पूरा। कैसे हैं हाँ, अपने फर्स्ट हाउस को देखे, कहीं ना कहीं लगन देखे और हम अपना कैरेक्टर देखते हैं, अपनी नेचर देखते हैं, बहुत मेल खाता है। आप सब अपनी कुंडलियां उठा के चेक कर सकते हैं, पहले भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं आपके और जो भी लग्नेश है, कहीं ना कहीं आपका स्वभाव उसी से मिलता जुलता होता है। बिल्कुल। लगन हो गया, लगन का स्वामी उसको हम लग्नेश बोलते हैं। ये दो चीजें हैं, ये तो हमारी एक किस्म से कुंडली की रीढ़ की हड्डी समझी जाती है, रीढ़ हो गई। बिल्कुल, तो ये अगर लगन और लगन भाव अगर अच्छा है और लग्नेश अच्छा है तो कहते हैं कि उसको कोई डिसीजेज होने के चांसेस नहीं होते हैं। नहीं होता। अगर यही कमजोर हो गया, पहला घर ही कमजोर हो गया और लग्नेश जो उसका स्वामी है वो भी कहीं गंदी जगह जाके बैठ गया, 6, 8, 12 में बैठ गया या त्रिषडाय भावों में बैठ गया, 3, 6, 11 में बैठ गया, तो वो खराबी आ गई और उसके ऊपर ये नीच राशि में बैठ गया तो वो हो जाता है। तो फर्स्ट हाउस से हम शरीर को देखते हैं। सर अभी आपने एक लाइन बोली, माफी चाहूंगी आपको बीच में रोक रही हूँ। आपने कहा कि लग्नेश में अगर कोई भी ग्रह है और लग्नेश का कोई भी स्वामी है लगन भाव में और वो किसी ऐसी गलत प्लेसिंग में बैठ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं आपके जीवन पे खराबी आ सकती है। उससे बीमारी आ सकती है, डिफिकल्टीज आ सकती है। बिल्कुल, तो वो भी देखना जरूरी है कि आपका जो लग्नेश है वो कहाँ बैठा है। बिल्कुल, जैसे 6, 8, 12 जैसे मैंने कहा वो त्रिक भाव बोलते हैं। तो अगर लग्नेश ही वो छठे भाव में, छठा भाव रोग स्थान होता है, तो अगर वो लग्नेश ही उठ के छठे भाव में जाके बैठ गया तो हमें पहले ही पता चल गया कि ये जातक जो है वो इसको कोई ना कोई रोग हो सकता है, चांसेस हो गए। तो उसको सावधान कर देते हैं कि भाई तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारा लग्नेश जो है वो छठे भाव में बैठा है। तो ये तो हो गया पहले भाव का। दूसरे भाव में जैसे कहा कि वो गर्दन का भाव आ जाता है और उस भाव से हम नॉट ओनली गर्दन का भाव बट उसको हम सुख भाव भी बोलते हैं। और दाम्पत्य जीवन जो होता है गृहस्थी का भाव, तो वो सेकंड हाउस। उसके बाद धन भाव भी उसको बोला जाता है। तो अगर हमने किसी जातक का धन देखना है तो वो भी हम सेकंड हाउस से देखेंगे। तो आपने बताया कि जैसे वो सुख भाव भी होता है। हाँ। और उसमें रिलेशन का भी देखा जाता है। हाँ। तो रिलेशन का तो उसमें किसी पर्टिकुलरली रिलेशन को देखा जाता है। हाँ, दरअसल जो सुख भाव है वो चौथा भाव है। ये जो भाव है ये दाम्पत्य जो जीवन का है और गृहस्थी का भाव जो है वो सेकंड हाउस देखा जाता है। तो अगर इस भाव में मैलेफिक इफेक्ट आ गया, मान लो राहु बैठ गए यहाँ पे या केतु बैठ गए यहाँ पे, या सेकंड हाउस का मालिक जो है वही नीच राशि का हो गया या 6, 8, 12 भाव में किसी भाव में जाके बैठ गया, तो उस जातक के घर में कला क्लेश होगा ही होगा। और ये वाणी का भाव भी है, सेकंड हाउस होता है, तो उस जातक की वाणी भी खराब हो सकती है। बहुत लोग बहुत गंदा बोलेगा, कटु शब्द। एक बुध भी होता है वाणी का कारक। अगर सेकंड हाउस खराब है फिर हम बुध को भी देखेंगे। अगर बुध भी खराब हो गया तो जरूरी बात है वो गाली गलौज झगड़ा तो करेगा ही करेगा। तो बेड़ा गर्क आदमी का ऐसा बोल सकते हैं। तो एक करेगा और एक नींद चढ़ा हो जाता है। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत अग्रेसिव होते हैं, वो वैसे दिल के बुरे नहीं होते लेकिन इतना गंदा बोलते हैं, किसी को भी इतना ऐसा बोल देंगे कि इंसान का दिल दुखा देते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा ही योग कहीं ना कहीं बिल्कुल, और सेकंड हाउस उनका जो है वो पीड़ित होता है। इस प्रकार थर्ड हाउस में अगर चले जाते हैं तो थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम भाव कहलाता है। तो किसी का भी देखना है, पराक्रम देखना है जातक का, तो वो उसमें देखा जाता है। और थर्ड हाउस में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठ जाता है, जैसे मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो उसका पराक्रम को और बढ़ा देते हैं, उसके पराक्रम को बढ़ा देते हैं ना। तो अच्छा है वहाँ पे अगर क्रूर ग्रह बैठना अच्छा है। अगर थर्ड हाउस में आपका राहु, मंगल, शनि या केतु कोई भी मैलेफिक प्लैनेट आगे बैठता है तो कहीं ना कहीं उस घर के पराक्रम को बढ़ा देता है।
और ये अच्छा जो करेगा। थर्ड हाउस है वो छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो अच्छा, उससे आपको पता चलता है कि छोटे भाई बहन कैसे होंगे। कैसे रहेंगे? फिर ये थर्ड हाउस जो है वो छोटी यात्राओं का भी होता है, इससे हम यात्राएं भी देखते हैं इसके कि कैसा शॉर्ट है ट्रैवल्स का। शॉर्ट ट्रैवल्स का। फोर्थ हाउस में अगर आ जाते हैं तो फोर्थ हाउस जो है उसको सुख भाव बोलते हैं। उसमें आपको सारा घर का सुख, उसमें मकान जायदाद मिलेगी नहीं मिलेगी, और गाड़ी का भी शुक्र जो है उसका कारक होता है, तो वो आपको गाड़ी मकान ये सब हम फोर्थ हाउस से, और गृहस्थी का जो घर का सुख है तो वो भी देखा जाता है कि फोर्थ हाउस में कितना सुख मिलेगा। फिर ये माता का घर होता है फोर्थ हाउस, तो उससे माता का भी पता चलता है आपको कि माता आपकी कैसे है। फिर जो बच्चे विदेश में जाते हैं तो उनका ये फोर्थ हाउस जो है वो पीड़ित होता है, उसमें मैलेफिक इफेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि चौथा हाउस अगर किसी का पीड़ित नहीं होगा, चौथा हाउस में अगर वो सुख उसको मिल रहा है जातक तो को, बाहर क्यों तो जाएगा? वो बाहर क्यों क्यों जाएगा, जाएगा? विदेश क्यों जाएगा? तो जितने भी विदेश में जो जातक जाते हैं, बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनका फोर्थ हाउस पीड़ित हो जाता है, जिनका फोर्थ हाउस पीड़ित तो हो इसलिए जाए, माँ बाप से वो दूर चले जाते हैं और उनको जो घर का सुख है उसमें अभाव दिखता है। अभाव दिखता तो इस प्रकार ये फोर्थ हाउस हो गया। फिफ्थ हाउस में अगर आते हैं तो उसको हम संतान भाव या शिक्षा भाव बोलते हैं, तो उससे संतान देखी जाती है, शिक्षा देखी जाती है। और अगर हम शरीर के अंगों के बारे में देखें तो वो पेट का हिस्सा आ जाता है, जैसे फोर्थ हाउस में छाती का हिस्सा आ जाता है, तो फिफ्थ हाउस में पेट का हिस्सा आ जाता है। तो ये चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। छठे भाव से हम कॉम्पिटिशंस देते हैं, है। रोग। जैसे आपने बताया फिफ्थ हाउस कहीं ना कहीं पेट का हिस्से पे आता है, जी तो अगर फिफ्थ हाउस में कोई मेलेफिक प्लैनेट है तो उस आदमी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, अगर उसमें मैलेफिक इफेक्ट आ गया फिफ्थ हाउस में तो डेफिनेटली पेट खराब, उसकी आंतों के रोग हो सकते आंतों हैं। से रिलेटेड रोग हो सकता है, किडनी पे इफेक्ट हो सकता है, लाइक आई मीन इस एरिया में बिल्कुल जो भी ऑर्गन है उस पर बिल्कुल बिल्कुल। बहुत कुछ। छठा जो है अगर रोग के हिसाब से देखें तो लोअर एब्डोमेन, ये तो ऊपर का एब्डोमेन हो गया, तो वो छठे भाव में लोअर एब्डोमेन का आ जाता है, तो उसमें भी वो रोग हो सकते हैं। उसके अलावा ये छठा भाव कंपटीशन का भाव है, तो अगर वो छठा भाव अच्छा है और षष्ठेश अच्छा है, सिक्स्थ लॉर्ड अच्छा है, तो जातक जो है कंपटीशन में बड़ा आसानी से सब चीज पास कर जाता है। अगर सिक्स लॉर्ड में आपके अच्छे प्लैनेट हाँ, देखेंगे, छठे भाव का अच्छे स्वामी। प्लैनेट बात करें तो सूर्य हो गए, गुरु हो गए, हाँ। बुध हो गया, तो छठा भाव अगर अच्छा है, और फिर छठा भाव रोग स्थान तो है ही है, झगड़े का भाव है, लिटिगेशन का भाव है। अगर किसी का देखना है कि भाई ये कोर्ट कचहरी का इसका केस होगा नहीं होगा, डिवोर्स का केस होगा नहीं होगा, तो ये छठा भाव बताता है हमें। बताइए इस बारे में, लोगों के बहुत होते हैं। हाँ, कर्जा जो है वो बताता है, छठे भाव को थोड़ा छठा भाव है, नौकरी का भाव है, ये तो ये सारी चीजें हम छठे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव से शादी, मेन चीज तो है वो शादी का भाव है, इसमें स्पाउस कैसी मिलेगी, शादी होगी कब होगी, होगी कि नहीं होगी, नहीं तो डिवोर्स होगा कि नहीं होगा, ये सारा सप्तम से देखा जाता है। इसके अलावा पार्टनरशिप हम देखते हैं कि बिजनेस कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, वो भी सप्तम भाव से देखते हैं। अष्टम भाव जो है वो आयु का भाव होता है, मृत्यु का भाव होता है, उससे हम देखते हैं मृत्यु है तो कितनी आयु लेके आया है, मध्यम आयु लेके आया है कि ये अल्प आयु लेके आया है या पूर्ण आयु लेके आया है, उससे अष्टम भाव से पता चल जाता है। ये साइंटिफिक रिसर्च में जाएगा कि नहीं, ये गूढ़ ज्ञान, ये इसकी ज्योतिष की एजुकेशन करेगा या नहीं करेगा, गूढ़ ज्ञान में जाएगा, कोई तंत्र मंत्र करेगा या इसको वसीयत में कोई धन मिलेगा, तो ये सारी चीजें अष्टम भाव से हम देखते हैं। फिर क्रोनिक डिसीज भी इसी अष्टम भाव से हमें देखी जाती है। फिर ये समुद्र का भाव गिना जाता है, तो समुद्र के पार भी ये जातक जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो हम ये भी देखते हैं कि ये विदेश में भी रहेगा, तो अष्टम भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, इसके कारतत्व तो बहुत हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हैं, बहुत सारी चीजें। अच्छा, बहुत लोग के ना कुंडली में जैसे हर कुछ ग्रह खाली भी होते हैं, उसमें सिर्फ नंबर होते हैं, जिसमें नंबर है, मान लीजिए अष्टम ग्रह है वो खाली है, उसमें कोई प्लैनेट आके नहीं बैठा है, बट सिर्फ नंबर है, तो वो जो नंबर तो राशि हो गया, बिल्कुल है ना, तो सिर्फ उसमें वो राशि है, तो उस राशि का लॉर्ड जो भी है, हाँ, उसको देखेंगे कि उसकी पोजीशन कैसी है। अगर वो मान लो बहुत अच्छा है, अष्टम भाव का स्वामी उच्च का होकर अपनी उच्च की राशि में बैठ गया, लेकिन सर इसमें हम डिग्री तो देखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो राशि है, राशि की तो डिग्री नहीं होती। देखो, राशि की डिग्री नहीं होती है, ग्रहों की डिग्री होती है, ग्रहों की डिग्री होती है। बाल्यावस्था हो गई, युवावस्था हो गई, वृद्धावस्था हो गई। मान लेते हैं अष्टम भाव में किसी का कोई नंबर बैठा है जिसका स्वामी ग्रह है गुरु, तो 9 नंबर की राशि आ गई या 12 नंबर की राशि आ गई तो स्वामी गुरु हो गया, स्वामी गुरु हो गया। अष्टम भाव में ऐसे ही 9 नंबर लिखा हुआ है, और तो हम उस भाव को हम कैसे देखेंगे? अब अष्टम भाव है, उसमें सिर्फ 9 लिखा हुआ है, उसको हम देखेंगे पूजा जी कि वो जो गुरु है उसका स्वामी वो कहाँ गया, सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट कहाँ होगी, वो अच्छे स्थान पर बैठे हैं कि नहीं बैठे। मान लो वो कर्क राशि में जाके बैठ जाता है 4 नंबर में, तो वो उच्च का हो गया, तो
वो उच्च का होने से ये अष्टम भाव अच्छा हो गया। फिर उसके बाद में अष्टम भाव के ऊपर और उस गुरु के ऊपर किसकी दृष्टियां आ रही हैं, मान लो शुभ ग्रहों की दृष्टियां उस राहु गुरु के ऊपर आ रही हैं, या अष्टम भाव के ऊपर दृष्टियां आ रही हैं, या जो ग्रह है अष्टमेश, जो है अष्टमेश बोलेंगे, जो अष्टम का स्वामी है, वो जहाँ पे बैठ के अपने ही भाव को दृष्टि दे रहा है, चाहे वो खाली है, लेकिन गुरु बैठ के कहीं पे भी अपने घर को देख रहा है, अपनी धनु राशि नवम राशि को देख रहा है, तो वो भाव मजबूत हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अष्टम भाव कितना मजबूत हो गया, चाहे वो खाली है लेकिन उसके ऊपर किसकी दृष्टियां आ रही है और उसका लॉर्ड कहाँ चला गया है। मान लो गंदी जगह चला गया, वो द्वादश में जाके बैठ जाता है, गंदे भाव में बैठ जाता है, छठे भाव में बैठ जाता है, तो ये भाव भी कमजोर हो गया। तो इस प्रकार ये चीजें देखी जाती हैं, कई चीजें उसको हम देखते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि ये अष्टम भाव के जो कारक तत्व हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कितनी मजबूत हो गई हैं। तो इसी प्रकार हम आयु भी अगर अष्टम भाव से देखते हैं तो इसी प्रकार हम देखते हैं, चाहे वो खाली हो, खाली राशि नंबर ही हो, तो उससे भी हम देखते हैं कि भाई ये कितनी आयु लेके आया है, या इसको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी वगैरह मिलने के चांसेस है या नहीं। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं नौवें भाव की तरफ। हाँ, नवम भाव जो है वो भाग्य स्थान उसको हम बोलते हैं। तो उसपे एक तो भाग्य देखा जाता है, जिसका नवम भाव अच्छा है, बेनिफिक है, और तो वो उसका वो भाग्यशाली जातक गिना जाएगा। और जिसका नवम भाव पीड़ित है तो उसको भाग्य का साथ नहीं मिलता है, तो हर जगह पे रुकावटें ही आती हैं उसको जीवन में। इस प्रकार लंबी यात्राएं देखनी है तो वो भी हम नवम भाव से देखी जाती हैं। और पिता जो है वो कुछ ज्योतिषी नवम भाव से पिता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, कुछ दशम भाव से भी करते हैं। तो इन दोनों भावों से, नवम से दशम से, पिता को भी देखा जाता है। तो मेन जो है वो भाग्य का ये स्थान गिना जाता है। दशम भाव से पिता का, जैसे मैंने बोला, वो देखते हैं, इसको कर्म स्थान बोलते हैं। मेनली इसमें प्रोफेशन, जॉब, ये सारी चीजें, फिर आपको क्या प्रसिद्धि मिलनी है कि नहीं मिलनी, कोई गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिलना है, तो वो दशम भाव से दशम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जब लाभ स्थान जो 11th हाउस है, दैट इज कॉल्ड लाभ स्थान, तो उसमें क्या लाभ होगा। लाभ जरूरी नहीं कि फाइनेंशियल हम सिर्फ देखें कि भाई मॉनेटरी गेन्स वगैरह, उसके अलावा कोई भी लाभ हम देखते हैं, चाहे संतान लाभ है कि नहीं है, या इसको गाड़ी का लाभ है कि नहीं, या मकान का लाभ है कि नहीं है, तो सब प्रकार के लाभ जो हैं वो इस लाभ स्थान से देखे जाते हैं। इससे अलावा हम जैसे थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों को देखते हैं, तो यहाँ पे बड़े भाई बहनों को 11th हाउस से भी देखा जाता है। 12th हाउस में अगर हम आते हैं तो वो खर्चे का भाव, व्यय भाव गिना जाता है। और इसमें हम खर्चा कितना होगा, जब 12th हाउस की या 12th लॉर्ड की दशा चल रही होती है तो हम जातक को सावधान कर देते हैं कि भाई अब तेरा खर्चे का टाइम आ गया, क्योंकि 12वें भाव की दशा तेरी शुरू हो गई। या वो हॉस्पिटल का भाव है तो वो उस दशा में हॉस्पिटल के चक्कर भी काट सकता है। यानी कि 12वें घर में अगर कोई भी ग्रह की दशा आ गई, अगर मान लीजिए आपका अगर 12वें घर में बुध है और बुध की महादशा आ गई, हाँ, जो 12वें घर का लॉर्ड है, स्वामी है, उसकी दशा शुरू हो गई, महादशा आ गई, तो आपके खर्चे बढ़ने ही बढ़ने हैं। हाँ, खर्चे बढ़ सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, विदेश की यात्रा हो सकती है, ये विदेश भाव भी है, विदेश भी जा सकता है। तो ये चीजें सारी हम ये 12वें भाव से पता चलता है। खैर, इसमें कहने को और बताने को बहुत कुछ है। जैसा कि आपने देखा, आचार्य जी ने हमें आज बहुत सारी नॉलेज दी। और जनरली जो लोगों का डर होता है कि शनि 7.5 आएगा तो सब तबाह करके जाएगा, देखा आपने उसमें किस तरीके से देखा जाता है वो। तो यूं ही नहीं किसी के पास ले जाके आप अपनी कुंडली दिखाइए, आप खुद कोशिश करिए अपनी कुंडली को पढ़ने का, और धीरे धीरे आप ज्योतिष पुंज के पॉडकास्ट से जुड़े रहिए और हमारी लाइफ से जुड़े रहिए। ज्योतिष पुंज की सारी स्ट्रीम्स देखकर, पॉडकास्ट देखकर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप खुद अपनी कुंडली खुद ब खुद देख सकते हैं। और जैसे कि आज हमने जाना कि शनि के 7.5 में कैसे क्या होता है, कुंडली कैसे देखी जाती है, कुंडली के भावों का क्या प्रभाव हमारे जीवन पे होता है। सिर्फ भावों के बारे में जब आपने बताया मुझे, तो मुझे ऐसा लगा कि एक एक घर बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है हमने सिर्फ आपको सारे भाव के सिर्फ नाम ही बताए हैं, और उसमें उसके अंदर अभी बहुत कुछ है। तो उसके लिए हमारे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव हमारे पास भी है और आचार्य जी के पास भी है। बहुत मुश्किल से उनका समय मिल पाया है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोबारा से हम बाकी सवाल भी दर्शकों के ले, और इसमें कुंडली कैसे देखी जाती है एक थोड़ा एजुकेशनल हो जाए। आज तो आपका इंट्रोडक्शन कराना था, हमें आपको दर्शकों से मिलवाना था,
और थोड़ा ओवरव्यू दर्शकों को देना था, और आपने समय निकाला अपना कीमती और आप आए पॉडकास्ट पे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा इस पॉडकास्ट में, और जल्द ही मैं आपके लिए एक हमेशा जैसे मैं कहती हूँ कि ऑथेंटिसिटी के साथ हम एस्ट्रोलॉजी आपके सामने लेकर आते हैं, और हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपके साथ आऊंगी एस्ट्रोलॉजी की डिटेल्स लेकर, ऑथेंटिक डिटेल लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।